नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करता हूं मैं राहुल सौमित्र। जंगे चुनाव किसका चला दांव, बात इसी की हम करेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र और झारखंड में इस बार किसी एक की चलती हुई नहीं दिख रही है। महाराष्ट्र की 288 और झारखंड की दूसरे दौर की 38 विधानसभा सीटों पर वोटिंग अभी हो रही है। ये वोटिंग का आखिरी घंटा है। इधर यूपी की 9 सीटों समेत 4 राज्यों की 15 विधानसभा सीटों पर और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। बात करें महाराष्ट्र की तो अब तक 50% से कम वोट पड़े हैं। इधर कांग्रेस के नेता श्रीनिवास बीवी ने शिरडी में फर्जी मतदान का आरोप भी लगाया है। तो वोटिंग से एन पहले कैश कांड के बाद बिटकॉइन का जमकर बवाल हुआ, पूरे दिन चर्चा में रहा। झारखंड विधानसभा चुनाव के आखिरी और सेकेंड फेज में आज 12 जिलों में 38 विधानसभा सीटों पर वोटिंग जारी है। ये वोटिंग का आखिरी घंटा है। अब तक 61% से ज्यादा वोटिंग हुई है। दूसरे चरण में सीएम हेमंत सोरेन, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी की किस्मत दांव पर लगी है। तो उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर भी 6 बजे तक मतदान होगा। यानी कुल मिलाकर महाराष्ट्र का और झारखंड का सियासी मिजाज इस बार पूरी तरह से एक नहीं है। कहीं महायुति का सियासी पड़ला भारी है तो कहीं महाविकास अघाड़ी को बढ़त मिलने की संभावना दिख रही है। इस बार की चुनावी लड़ाई का स्वरूप इस मायने में बदला है कि हर विधानसभा क्षेत्र में बहुकोणी मुकाबला हो गया है और कमोबेश यही स्थिति झारखंड में भी देखने को मिल रही है। झारखंड में भी यही स्थिति है। कहीं जेएमएम का पड़ला भारी यानी इंडिया गठबंधन का, तो कहीं एनडीए गठबंधन का। सबसे पहले 5 बजे इस वक्त की 5 बड़ी खबरों पर नजर डाल लेते हैं कि 5 खबरें कौन कौन सी हैं। तो पहली खबर यह है कि महाराष्ट्र झारखंड में वोटिंग चल रही है। महाराष्ट्र की 288 सीटों पर 6 बजे तक मतदान होगा। तो दूसरे बात करें महाराष्ट्र के बाद झारखंड में दूसरे दौर की 38 सीटों पर वोटिंग हो रही है। वोटर्स कतार में है। दूसरी बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों से जुड़ी हुई है। 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव का ये लिटमस टेस्ट माना जा रहा है, लिहाजा हर खेमा पूरी ताकत के साथ मैदान में है। तीसरी खबर, महाराष्ट्र में कैश कांड के बाद बिटकॉइन पर घमासान है और ये मुद्दा हो गया आखिर में आते आते। वोटिंग से इन पहले बीजेपी के महासचिव कद्दावर नेता विनोद तावड़े कैश फॉर वोट के आरोपों में घिर गए, सफाई देते नजर आए। तो देर रात बीजेपी ने एनसीपी नेता सुप्रिया सुले और कांग्रेस के नेता नाना पटोले पर चुनाव में बिटकॉइन की रकम का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया, खलबली मचा दी। चौथी खबर, फिर ईवीएम का जिन्न निकल आया। रायपुर दक्षिण उपचुनाव के नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। जैसे 2 राज्यों के आएंगे, रायपुर दक्षिण का भी आएगा। उससे पहले कांग्रेस ने एक बार फिर ईवीएम पर सवाल खड़े किए तो बीजेपी ने पलटवार किया। हार को सामने देखकर कांग्रेस ड्रामेबाजी कर रही है। तो 5वीं खबर, नगरीय निकाय चुनाव में देरी पर सियासत हो रही है। निकाय और पंचायत चुनाव में लेट लतीफी को लेकर विपक्ष ने सवाल उठाया। नेता प्रतिपक्ष ने यहां तक दावा किया कि सरकार चुनाव को टालने और प्रशासक बैठाने की तैयारी में है। तो सत्ता पक्ष का दावा है कि निकाय चुनाव की तैयारी हो रही है। तो ये इस वक्त की 5 बड़ी खबर है जो आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं। 5 बड़ी चुनावी खबर है। और इस वक्त हमारे साथ 3 वरिष्ठ पत्रकार, 3 ऐसे मूर्धन्य पत्रकारों को हमने अपनी इस डिबेट में चर्चा के लिए आमंत्रित किया है जो एक एक बारीकी यानी चुनाव की एक एक बारीकी पर इनकी नजर है। विश्वदेव राय जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। ये उत्तर प्रदेश की राजनीति के बारे में बताएंगे। जो 9 विधानसभा सीटों पर वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है उसके बारे में बताएंगे। मुकेश बालयोगी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, रांची से हमारे साथ जुड़े हैं। और थोड़ी ही देर में हमारे साथ बिनिया देश पांडे जुड़ेंगे जो महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में हमें अवगत कराएंगे। तो पहले विश्वदेव राय जी, मैं आपका ही रुख करूंगा, चूंकि ये संभवतः पहला ऐसा चुनाव मैं देख रहा हूं जहां चलते हुए चुनाव में कंप्लेन की गई, बात की गई और उसके बाद अधिकारियों को हटा दिया गया पूरे एविडेंस के साथ। क्या उत्तर प्रदेश की जो 9 विधानसभा सीटों पर है ये वाकई 2027 से पहले लिटमस टेस्ट के तौर पर है योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के लिए?
देखिए, कुछ बातें इस चुनाव में बहुत खास तौर पे प्रभावी रही हैं। पहली चीज तो कि भाजपा की तरफ से केंद्रीय नेतृत्व का कहीं हस्तक्षेप दिखाई नहीं दिया, पूरी कैंपेनिंग से लेके अभी चुनाव के दिन तक। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ही एकमात्र चेहरा रहे इस चुनाव का। 9 सीटों पे जो चुनाव हो रहे हैं उस पे उन्होंने ही अपने कैंडिडेट दिए, उन्होंने ही सारा प्रचार प्रसार का जिम्मा संभाला, उन्होंने ही अपने मंत्रीगण को वहां पर भेजा कि ग्राउंड पे वो देखें क्या करना है, कैसे भाजपा को ये 9 की 9 सीटें जितानी है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने, अखिलेश यादव ने भरपूर रैलियां करी, भरपूर पूरी कोशिश करी, उन्होंने जातिगत समीकरण अपने बिठाए, जिसकी वजह से एक टकराव और कांटे की टक्कर की स्थिति आ गई। कहा हर बार, आप भी जानते हैं कि कहा हर बार जाता है कि उपचुनाव हमेशा सत्ता पक्ष के रूप में के लिए जाना जाता है, लेकिन इस बार मुझे लगता है कि सीट के जो समीकरण बैठ रहे हैं, क्योंकि एक तीसरा जो धड़ा है बहुजन समाज पार्टी का, उसने भी कई ऐसी जगह कैंडिडेट ऐसे उतारे हैं जो भले ही जीत ना पाए, लेकिन जीत हार की जो विनिंग कैंडिडेट की जो बात है उसको उसकी वोटों में सेम समाज पार्टी, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, सॉरी, क्या बहुजन समाज पार्टी अभी भी इस स्थिति में है कि वो किसी का खेल बना सके, बिगाड़ सके? क्योंकि लोकसभा चुनाव में तो दिखा नहीं। देखिए, मैं यही बात दोहराना चाहता हूं, लोकसभा चुनाव में एक अलग माहौल होता है, वहां पर राजनीतिक समीकरण बहुत अलग थे। ये विधानसभा का चुनाव है, यहाँ लोकल जातिगत मुद्दे और लोकल मुद्दे ज्यादा प्रभावी रहते हैं। बहुजन समाज पार्टी ने कुछ जगह ऐसे कैंडिडेट दिए हैं जहां वहां पर प्रभावी लगते हैं उस जगह पर। जैसे आप अगर समीकरण सबके देखें, हम विश्लेषण पहले भी कर चुके हैं इन सब चीजों का, 5-10 हजार वोट अगर इधर के उधर हो गए तो किसी की भी जीत हार का मार्जिन बहुत कम व बहुत ज्यादा भी हो सकता है। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि ये जो उपचुनाव है ये दिखाएगा आने वाले समय में 9 सीटों में पहले 5 जो है बीजेपी प्लस एलाइज थी, आरएलडी, और 4 इस समाजवादी पार्टी के पास थी। अब ये देखना पड़ेगा कि समाजवादी पार्टी अपनी सीटें बचा पाती है और उसमें इजाफा कर पाती है कि नहीं। ये लिटमस टेस्ट समाजवादी पार्टी के लिए ज्यादा है, भाजपा के लिए कम है। और सबसे बड़ी बात इसमें बहुजन समाज पार्टी, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बहुजन समाज पार्टी 2027 के चुनाव के लिए, जो विधानसभा का चुनाव होगा, उसमें कहां बैठती है ये दिखाना पड़ेगा। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ने बहुत कोशिश करी कि एक युवा चेहरा लाके एक समीकरण बिठा लिया जाए, लेकिन वो लोकसभा चुनाव में कारगर नहीं हुआ। तो आने वाले समय में अगर सिर्फ 2 पार्टियां ही बचती हैं उत्तर प्रदेश में, जो कि कांग्रेस ने तो वैसे ही समाजवादी पार्टी के कंधे पे चढ़ के सारे चुनाव लड़े हैं, तो ये देखना पड़ 2027 की लड़ाई और रोचक हो जाएगी। जी, मुझे 2027 की लड़ाई और रोचक हो जाएगी, जाहिर सी बात है, वो दिख रहा है। मुकेश बालयोगी जी, अभी तो बचा है वक्त, वोटिंग में अभी वोटिंग हो रही है झारखंड में, लेकिन झारखंड में इस बार किसका दांव चलता हुआ दिख रहा है? चूंकि आप तो लगातार हर चुनावी खबर पर नजर बना के रखे हुए हैं। देखिए, अभी तक 3 बजे तक का ये मतदान का जो आंकड़ा चुनाव ने जारी किया है वो 61.47% है। लेकिन इसमें चौंकाने वाली बात यह है कि उन विधानसभा क्षेत्रों में 74% और 72% मतदान हो रहा है जो खास करके पलायन से ग्रस्त इलाका रहा है। जैसे अभी तक 3 बजे तक ही महेशपुर एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां से माना जाता है कि बहुसंख्यक आबादी पलायन कर जाती है रोजगार करने के लिए, लेकिन वहां 3 बजे तक 74% मतदान हो चुका है। अब यह मतदान किसके पक्ष में है यह कहना बड़ा कठिन है, क्योंकि वह संथाल परगना की वह सीट है जहां से झारखंड मुक्ति मोर्चा कभी हारी नहीं और भाजपा कभी जीती नहीं है। तो उस 74 पर मेरी आवाज मिल रही है? पूरा झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश सब सुन रहा है, छत्तीसगढ़ भी। ठीक, 74% मतदान वहां पर अभी तक हो चुका है। 7 बजे तक यह आंकड़ा जाहिर है कि 80% को पार कर जाएगा। अब यह जो तीव्र ध्रुवीकरण है यह किसके पक्ष में जा रहा है यह कहना बहुत कठिन है, क्योंकि यही वह कोर इलाका है जहां भाजपा अपना सब कुछ दांव पर लगा चुकी है।
बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा, लव जिहाद का मुद्दा, लैंड जिहाद का मुद्दा, और दूसरी ओर झारखंड मुक्ति मोर्चा और उनके जो एलआई हैं वह भी पूरी तरह से कि भाजपा को बाहरी, हेमंत बिश्व शर्मा के पैसे से चुनाव चल रहा है, ये सारे आरोप प्रत्यारोप वहां पर लग रहे हैं। दूसरा, ये जो दूसरे चरण में जो 38 विधानसभा सीट है वह उसकी बाजी जिसके हाथ रहेगी, झारखंड की सत्ता की चाबी उसी के हाथ मिलेगी, क्योंकि ये जो 38 विधानसभा क्षेत्र है वह संथाल समुदाय का, जो संथाल आदिवासी समुदाय जो झारखंड का सबसे बड़ा समुदाय है, उसका गढ़ माना जाता है। और 38 में से 24 विधानसभा सीटों पर संथालों का वर्चस्व। 13 सीट तो ऐसी हैं जहां संथालों के बिना कोई चुनाव जीत ही नहीं सकता है, संथाल आदिवासियों के बिना। 11 सीट पर बैलेंसिंग फैक्टर है, और दोनों ओर ये माना जा रहा है कि सरकार चाहे जिसकी बने, भाजपा की बने या झारखंड मुक्ति मोर्चा की बने, मुख्यमंत्री कोई संथाल आदिवासी ही बनेगा, चाहे वो बाबूलाल मरांडी बने, चंपई सोरेन बने, लोबिन हेम्ब्रम बने, हेमंत सोरेन बने या दूसरा कोई बने। ये मान करके चला रहा है। तो ये इंटरेस्टिंग यह होगा कि ये जो 38 विधानसभा सीटों पर जिसके लिए आज यहां मतदान हुआ है, उसका झुकाव, उसकी हवा का रुख किसकी ओर है। लेकिन जिस तरीके से वोटों का बढ़ चढ़ करके वोट दिए जा रहे हैं और जिस तरीके से मतदान हुआ है, शहरी विधानसभा सीटों पर आपको मैं बता दूं कि मतदान का प्रतिशत बहुत ही कम है। बोकारो और धनबाद जैसी सीटों पर अभी तक का जो आंकड़ा आया है वो 40%, 42% का है। इससे यह लग रहा है कि भाजपा ने जिन मुद्दों को पर ध्रुवीकरण करने की कोशिश की है, उन पर शायद काफी हद तक कामयाब हुई है। अब यह देखना यह होगा कि शहरी सीटों पर जिस तरीके से कम वोट पड़े हैं, इससे लग रहा है कि वहां एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर शायद थोड़ा कम काम कर रहा है। अच्छा, एक चीज मुकेश जी मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा कि झारखंड में सियासी मिजाज क्या पूरी तरह से एक तरफ दिख रहा है या दोनों लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल नहीं, दोनों लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक ओर आदिवासी अस्मिता का मामला है, दूसरी ओर जो हिंदू अस्मिता और राष्ट्रवाद का भी मामला है। जो आदिवासी अस्मिता का जो विषय है, आपको ये कि माना ये जाता है कि झारखंड के आदिवासी पॉलिटिकली सबसे अधिक कॉन्शस होते हैं, सबसे अधिक सक्रिय होते हैं, और इसके पीछे ईसाई मिशनरियों का भी बहुत बड़ा योगदान है, चूंकि वो एक राजनीतिक प्रशिक्षण की प्रक्रिया उनकी चलती रहती है लगातार ईसाई मिशनरियों के द्वारा। तो इसके कारण आदिवासी वोटर, जो सामान्य तौर से जो धारणा है देश में कि आदिवासी थोड़े कम समझदार होते हैं, राजनीतिक रूप से कम जागरूक होते हैं, झारखंड के मामले में ये गलत साबित हो जाता है। इसे दोनों लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, चुनाव एक तरफा नहीं है। और एक बात ये मैं जानना चाहूंगा, जो चंपई सोरेन को इन वक्त पर बीजेपी ने अपने पाले में लिया, क्या इसका भी कुछ इम्पैक्ट दिखेगा और बीजेपी ये दबाव बना पाई, ये माहौल बना पाई है लोगों में कि जो मुख्यमंत्री के पद से हटे हेमंत सोरेन, उसके बाद चंपई सोरेन बने जो उन पर आरोप लगा, ये माहौल बना पाई है वहां पे या नहीं? देखिए हमारे यहाँ दुर्भाग्य से हम सब लोग जानते हैं कि सियासत समीकरणों की होती है। और समीकरण जाहिर है कि अब ये निर्भर ये चंपई सोरेन पर नहीं करता है, निर्भर ये करता है कि क्या संथाल समुदाय बांग्लादेशी घुसपैठ, लैंड जिहाद, लव जिहाद के खिलाफ जागरूक है, क्या उसके खिलाफ आक्रामक रवैया अपना रहा है। अगर नहीं तो चंपई सोरेन जी के आने तो संथाल समुदाय का सॉफ्ट कॉर्नर किसकी तरफ है अभी तक? ये कहा नहीं जा सकता, ये नहीं कहा जा सकता। इसका कारण ये है कि ये मिला जुला देखने को मिल रहा है। संथाल समुदाय एक और भाजपा की ओर भी बाबूलाल मरांडी, चंपई सोरेन, लोबिन हेम्ब्रम जैसे बड़े संथाल नेता हैं, दूसरी ओर हेमंत सोरेन का भी पूरा परिवार है और शिबू सोरेन है। शिबू सोरेन तो दिसोम गुरु ही कहे जाते हैं, जिनके बारे में कई तरह के अंधविश्वास भी संथालों में प्रचलित हैं, कई तरह की कहानियां प्रचलित है। कहीं आप अगर ग्रामीण इलाकों में जाएंगे तो कहावतें कि मैंने आसमान में शिबू सोरेन जी को रात में टहलते हुए देखा, इस तरह की कहानियां भी प्रचलित है। ठीक है, जिस पर सामान्य एक रेशनल माइंडसेट विश्वास नहीं कर सकता है, इसलिए वो मिला जुला असर है। और उनका जो गढ़ है दुमका, शिबू सोरेन को वहां से बाबूलाल मरांडी ने चुनाव हराया है, हेमंत सोरेन वहां से चुनाव हार चुके हैं। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि पूरा संथाल समुदाय सोरेन परिवार। तो एक मुकेश बालयोगी जो कि वरिष्ठ पत्रकार है, उन्होंने इसी बहस में एक बात कही है कि मुख्यमंत्री जो होगा वो संथाल समुदाय का होगा, एक बात कही है उन्होंने। चलिए अभी बात करेंगे, लेकिन ये बताइए विश्वदेव राय जी,
इतनी दोनों तरफ से आप कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी भी एक एक्स फैक्टर है, ये आप कह रहे हैं। देखिए, अगर 2022 का चुनाव भी देख लें तो उसके अकॉर्डिंग यहां जो 9 सीटों पर वोटिंग हो रही है, इसमें समाजवादी पार्टी आगे रही है, बढ़त बना कर रही है। और जो उसकी सीट है परंपरागत सीट है, आप सीसामऊ देख लीजिए, आप कटेहरी देख लीजिए, आप उसके अलावा दूसरी सीटों पर आ जाइए, वो समाजवादी पार्टी की गढ़ है। तो क्या बहुत हद तक उसमें सेंध लगाने में योगी आदित्यनाथ की पार्टी कामयाब रही है? चूंकि याद कीजिए, अलीगढ़ के खैर से ही शुरुआत हुई थी, बटेंगे तो कटेंगे, और उसके बाद ये नारा झारखंड में भी गूंजा, महाराष्ट्र में भी गूंजा और उत्तर प्रदेश में भी गूंजा। राहुल भाई, ये चुनाव दो चीजों के लिए फेमस होगा, एक तो नारों के लिए, और दूसरा कि जिस तरीके की राजनीतिक परिदृश्य आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा, वो उसका पर्याय होगा ये चुनाव, मुझे लगता है। पहली चीज तो बटेंगे तो कटेंगे, और सेफ एक है तो सेफ है, और सब चीजें इस तरह के नारे जो दिए गए, पोस्टर वॉर हुए, जो बहुत समय से उत्तर प्रदेश में नहीं देखा था, लेकिन पोस्टर वॉर पुनः जन्म ले रहा है। एक समय था जब पोस्टर वॉर बहुत प्रभावी हुआ करता था उत्तर प्रदेश के चुनाव के दौरान। दूसरा, जब आप इस चुनाव को अगर देखते हैं, इसका एनालिसिस करेंगे, चुनाव के बाद जब विश्लेषण 23 तारीख को जब रिजल्ट आ जाएगा, तब 23 और 25 को, तो उसमें देखने को मिलेगा कि 27 के लिए कौन पार्टी किस लेवल तक कारगर साबित हो सकती है। राहुल भाई, मैं एक बात बसपा के लिए इसलिए बोल रहा हूं कि 22 से जब भी आप चुनाव देखेंगे, जिन जिन सीटों का विश्लेषण आप उठाएंगे, तो उसमें 10 से 15 हजार वोट किसी भी श्रेणी में बहुजन समाज पार्टी को मिले हैं, चाहे वो कोई भी सीट हो। यही 9 सीट भी उठा लीजिए, तो एक विश्लेषण देखिएगा तो 10 से 15 हजार वोट अगर तीसरा कैंडिडेट नंबर पे भी आया तब भी मिले हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं 10-15 हजार वोटों का मार्जिन, और साथ ठीक है, बिल्कुल। आप ये अब महाराष्ट्र के बारे में भी जान लेते हैं। विष्णुदेव राय जी, हमारे एडिटर इन चीफ रविकांत मित्तल जी जुड़ गए हैं। रवि सर, इस बार अभी देखिए, वोटिंग से इन पहले कैश कांड और बिटकॉइन की भी बात सामने आ गई, तो क्या इसका भी इंपैक्ट होगा जो चुनाव के इन पहले, वोटिंग के इन पहले आई है, या जो मुद्दे रहे, जो फैक्टर रहे महाविकास आघाड़ी के, महायुति के, वही फैक्टर काम करेंगे? ये कितना असर डालेगा? देखिए, ये जो कांड जो कल हुए हैं, इनका कोई मेरे हिसाब से ज्यादा असर आज की वोटिंग पर ऐसा नहीं पड़ने वाला है। ये आज खासकर ज्यादातर राजनीतिक मुद्दे हैं, क्योंकि उन्होंने उसका कैश कांड पकड़ा तो उन्होंने उनका बिटकॉइन वो निकाला है। वो जो पूरा ऑलरेडी जो चल रही थी लड़ाई, आपसी गठबंधन जो 2 बने हुए उनमें आपस में, और गठबंधन के अंदर की जो पार्टियों में जो लड़ाई चल रही थी, जो एक दूसरे के खिलाफ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़े किए गए हैं, डमी कैंडिडेट खड़े किए गए हैं, उससे ये पता लग रहा है, जो मेरी वहां पे बात हुई, कि कई सारी सीटों पर, लगभग 70 से 80 सीटों पर 500 से लेके 1000-2000 के वोटों के बीच में ही जीतने वाले का फैसला होगा। इतना क्लोजली कॉन्टेस्टेड ये चुनाव होने वाला है। अब वोटिंग परसेंटेज कितनी होती है, लगभग लग रहा है कि 60-70% तक जो अभी तक का जो ट्रेंड है पहुंच जाएगी। तो वो एक ट्रेंड रहा है, लेकिन जो कल की घटना जो हुई है, उससे आज की वोटिंग पे असर पड़े, ऐसा कुछ ज्यादा नहीं होने वाला है। और क्या जो छोटे चुनावी दल हैं, चूंकि दोनों तरफ बहुत कांटे की लड़ाई है, वो किंग मेकर साबित हो सकते हैं? नहीं, पिछले चुनाव में भी उन्होंने बहुत असर डाला था। चलिए बात करेंगे, फोन कर गया मुकेश जी। आपने ये तो इस डिबेट में ऐलान कर दिया कि संथाल समुदाय से ही कोई चीफ मिनिस्टर बनेगा झारखंड का अगला, लेकिन ये तय है कि बहुमत के आंकड़े तक कोई दल पहुंच पाएगा, या उस स्थिति में है? अभी तक का इतिहास तो यही रहा है कि झारखंड में कोई दल अपने बदौलत बहुमत नहीं ला पाया है। लेकिन या गठबंधन की ही सरकार बनेगी, गठबंधन की ही सरकार बनने की संभावना है, चाहे वो यूपीए, ये इंडिया गठबंधन की सरकार बने या फिर राजग गठबंधन की सरकार बने। लेकिन संथाल समुदाय पर दोनों गठबंधन पूरी ताकत लगाए हुए हैं, संथालों को लुभाने पर, और चुनाव प्रचार के दौरान जो मुख्य एजेंडा यही रहा है। चलिए, यानी संथाल समुदाय को दोनों दल अपनी ओर खींचने की कोशिश किए हैं, चाहे
भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन हो या फिर जेएमएम का इंडिया गठबंधन हो, दोनों लोग उस तरफ पूरी कोशिश की है यहां पर। तो अभी भी मतदान की प्रक्रिया चल रही है। यहां से अभी तकरीबन 13 मिनट और है, 13 मिनट और है वोटिंग में, चाहे महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटें हो या फिर झारखंड की 38 विधानसभा सीटें जहां पर दूसरे फेज में मतदान हो रहा है। यहां पर अभी भी 13 मिनट हैं वोटिंग के। ये 23 नवंबर को नतीजे तो आएंगे ही। महाराष्ट्र की 288 और झारखंड की 38 सीटों पर वोटिंग की प्रक्रिया जारी है। अभी 13 मिनट कुल हैं। शाम 5 बजे तक 58.22% वोटिंग हुई है महाराष्ट्र में। गढ़चिरौली में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है, गढ़चिरौली में। अच्छा, 2019 की बात करें तो 2019 में महाराष्ट्र में 61.44% वोटिंग हुई है। तो उस लिहाज से उस आंकड़े को यहां पर छू सकते, चूंकि 58.2, यहां से तकरीबन यह माना जा सकता है कि इस बार वोटिंग पिछली बार 2019 के अकॉर्डिंग से थोड़ा बढ़ सकती है। और हमारे एडिटर इन चीफ लगातार जुड़े हुए हैं। रवि सर, अगर वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है पिछली बार के मुकाबले, चूंकि पिछली बार 61.44% वोटिंग हुई है, तो उसका मतलब किसे लाभ मिल सकता है, जो अभी सत्ता में है या दूसरे दल को? देखिए, ये क्या है कि महाराष्ट्र में इस बार चुनाव इतने पेचीदा हो चुके हैं कि ये बड़ा कहना मुश्किल है। लेकिन हमेशा ये कहा जाता है कि अगर वोटिंग परसेंट बढ़ी है, लेकिन ये ट्रेंड भी जैसे या तो जनता खुश है, जो उसकी सरकार है उसको दोबारा आने के लिए वोट देने निकली है, या फिर वो बहुत नाराज है तो उसको हटाने के लिए निकली है। लेकिन अगर ये देखा जाए कि वहां पर अगर महिलाओं का वोट परसेंटेज ज्यादा रहता है, जैसा कि झारखंड में पिछला जो पहला राउंड हुआ उसमें महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज लगभग 6% ज्यादा था पुरुषों से। तो महाराष्ट्र में अगर चूंकि जो महिलाओं के लेके योजना जो शुरू की है बीजेपी ने, जो ऑलरेडी चल रही है और उसको पैसा बढ़ाने की बात की है, माना जा रहा था कि वो वहां पे भी गेम चेंजर हो सकती है जैसे दूसरे राज्यों में हुई है। तो अगर इस तरीके का वोटिंग परसेंटेज पैटर्न देखा जाता है तो हो सकता है कि जो बीजेपी या महायुति है उसको फायदा हो। लेकिन अगर ओवरऑल पूरा बढ़ता है तो नुकसान भी हो सकता है कि पॉलिसी पसंद नहीं आए और ये भी माने कि अगर उनको ऐसा लगता हो कि बाला साहब ठाकरे की पार्टी के साथ धोखा हुआ है तो उनको वापस लाने के लिए वोट करने निकले हैं। तो इट कैन गो आइदर, किसी भी तरफ जा सकता है ये चीज। तो महिलाओं का रोल बहुत अहम हो सकता है। आप मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से देखते हुए हरियाणा और आ जाइए, और वही बात महाराष्ट्र में। बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए रवि सर, और विष्णुदेव राय जी आपका भी बहुत धन्यवाद, आपने अपनी बेशकीमती राय रखी। तो सवाल इसी बात का है कि अभी भी वक्त है। अगर आप महाराष्ट्र और झारखंड में हैं और वोटिंग प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लिए हैं तो पहला कर्तव्य है कि वोट डालिए। और IBC 24 के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।